हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, संपूर्ण फास्ट ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसके अंदर एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन जब आपको एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS, तो वहां दिक्कत तभी आती है जब आपका कैश बुक का कॉन्सेप्ट सही नहीं होता। तो आज हमारा इस फास्ट ट्रैक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है विच इज कॉल्ड कैश बुक। कैश बुक से रिलेटेड हम सारी बातें आज इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, हम जानेंगे कि कैश बुक बनाने का एक तरीका है। कैश बुक के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स होते हैं और सभी फॉर्मेट से रिलेटेड आज हम कैश बुक प्रिपेयर करना सीखेंगे। और एज यूजुअल जैसे हम हमेशा बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे इसके अंदर भी आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये जो कैश बुक का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और जब फ्यूचर में जाकर आप BRS पढ़ोगे तो BRS के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं कैश बुक का कॉन्सेप्ट। तो चैप्टर का नाम है कैश बुक। क्या सीखेंगे इसके अंदर हम कि एक कैश बुक क्या होती है, उसके कितने वेरिएंट्स होते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन करना सीखेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से शुरू करते हैं। कैश बुक क्या होती है? याद है मैंने आपको बोला था कि एक जो जर्नल होता है उस जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। हर छोटे छोटे हिस्से को, हर छोटे छोटे टुकड़े को हम सब जर्नल या सब्सिडरी बुक बोलते हैं। और उसी सब्सिडरी बुक के अंदर एक सब्सिडरी बुक है जिसका नाम है कैश बुक। सो व्हाट इज अ कैश बुक? कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, राइट, या सब जर्नल। तो कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। तो इसका मतलब कैश बुक एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जो केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेगी। सर, इसके अंदर केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी? बिल्कुल, चाहे वो कैश मिलने की ट्रांजैक्शन हो, कैश का बिजनेस में आना, कैश रिसीट, या कैश का बिजनेस से जाना, कैश पेमेंट, बस और कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने वाली। तो बस आपने इतना सा एनालाइज करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश आया है बिजनेस के अंदर, कैश रिसीट है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। और किसी भी ट्रांजैक्शन से कैश गया है बिजनेस से बाहर, कैश पेमेंट है, तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दो। ठीक है। Cash book is called a book of original entry or prime entry because the transactions are recorded for the first time from the source documents. सीधा का सीधा कैश बुक के अंदर ही कैश ट्रांजैक्शन को पहली बार ही रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको हम ओरिजिनल एंट्री की किताब या प्राइम एंट्री बुक भी बोलते हैं। ठीक है। The cash book is also a ledger in the sense it is designed in such a manner that it is a kind of cash account and the records of cash receipt on the debit side and the record of cash payments on the credit side is made. तो कहता है ये कैश बुक जर्नल तो है ही, बिकॉज जस्ट लाइक अ जर्नल एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट इन कैश बुक। जैसी कोई ट्रांजैक्शन होगी वैसे उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे विद प्रॉपर नरेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए वैसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे जर्नल में करते हैं। इसीलिए कैश बुक एक जर्नल का काम तो करती ही करती है। अब कैश बुक एक लेजर का काम भी करती है, क्योंकि हम कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाएंगे और कैश अकाउंट जो हमारे को कैश का क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस दिखाता है वही काम कैश बुक कर देती है। इसीलिए कैश बुक एक लेजर का काम भी करती है। तो कैश बुक को हम जर्नल और लेजर दोनों के काम के लिए बनाते हैं। इसीलिए द कैश बुक इज बोथ अ जर्नल and a ledger at the same time and therefore it is called a journalized ledger. कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जर्नल का काम भी कर रही है, ये लेजर का काम भी कर रही है। जर्नल का काम इस सेंस में कर रही है कि जर्नल में हर ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही कैश बुक में हर कैश ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करते हैं।
उसके बाद रिस्पेक्टिव लेजर में हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, जैसे हम जर्नल से लेजर में जाते थे। इसीलिए कैशबुक एक जर्नल का काम करती है। दूसरा, कैशबुक एक लेजर का काम क्यों करती है? कैशबुक एक लेजर का काम भी करती है क्योंकि हम कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे इसके बाद। कैशबुक के अंदर ही कैश का अकाउंट होता है और जो हमारे को क्लोजिंग बैलेंस दिखा देगा, जैसा एक लेजर बैलेंस दिखाती है, टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, है ना, वैसे ही कैशबुक के अंदर हम टोटलिंग और बैलेंसिंग भी करते हैं। इसीलिए कैशबुक जर्नल भी है, लेजर भी है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। आगे चलो सर, कैशबुक के आपने बोला था बहुत सारे वेरिएंट्स कराओगे, यानी कि कैशबुक बहुत प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ कैशबुक कितनी होती हैं? तो कैशबुक बहुत प्रकार की होती हैं। ये जो पेटी कैशबुक वाला काम है, ये तो हमारा अगला लेक्चर है, इसको अभी फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। अभी मोटे तौर पर आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि एक सिंपल कैशबुक क्या होती है। सिंपल कैशबुक या सिंगल कॉलम कैशबुक एक ऐसी कैशबुक है जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश का आना रिकॉर्ड करेंगे, कैश का जाना रिकॉर्ड करेंगे, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम नहीं करने वाले हैं। सिंपल कैशबुक या फिर सिंगल कॉलम कैशबुक। ओके सर, इसके बाद आती है डबल कॉलम कैशबुक। एक ही कैशबुक में अमाउंट को भरने के 2 कॉलम होंगे, डबल कॉलम कैशबुक। अब डबल कॉलम कैशबुक जो होती है ना, उसके बहुत वेरिएंट्स हैं। डबल कॉलम कैशबुक के बहुत वेरिएंट्स हैं। डबल कॉलम कैशबुक के बहुत वेरिएंट है। एक ये है कि सर कैश के साथ डिस्काउंट का कॉलम बना दो। आप लोगों ने आगे 11वीं करी है तो उसमें आपने कैश बुक करा था, उसके अंदर आपने कैश विद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम किया था, तो कैश प्लस डिस्काउंट। सेकंड वेरिएंट है कैश प्लस बैंक। थर्ड वेरिएंट है बैंक प्लस डिस्काउंट। ये 3 वेरिएंट है मोटे तौर पर हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक के। लेकिन अगर सवाल आपको बोले डबल कॉलम कैश बुक बनाओ, तो आप बाय डिफॉल्ट कौन सी बनाओगे? आप बनाओगे कैश और डिस्काउंट कॉलम वाली कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक कैश और डिस्काउंट वाली होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बोले कैश और बैंक वाली बनाओ, तो कैश और बैंक वाली बना देना। अगर क्वेश्चन आपको बोले बैंक और डिस्काउंट वाली बनाओ, तो बैंक और डिस्काउंट वाली बना देना। और अगर क्वेश्चन आपको कुछ ना बोले, तो कैश और डिस्काउंट वाली ही बनाना, बिकॉज दैट इज अ डिफॉल्ट डबल कॉलम कैश बुक। सर इसके बाद एक और कॉलम जोड़ दें तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन जाती है। हाँ हाँ हाँ, पता है आपको, कैश बैंक और डिस्काउंट, कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलम कैश बुक जोड़ देंगे तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो जाएगी। और फिर आती है बैंक कैश बुक, जो मैंने आपको वहां पर करवा दी, बैंक और डिस्काउंट वाली। तो बैंक और डिस्काउंट वाली डबल कॉलम कैश बुक को हम बैंक कैश बुक बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर कैश नहीं है, तो इसको कैश बुक नहीं बैंक बुक बोल देते हैं। इसको हम बैंक बुक भी बोल सकते हैं या फिर बैंक कैश बुक विद अ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ वेरिएंट्स हैं जो हमें सीखने हैं। सिंपल कैश बुक कैश कॉलम, डबल कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक कैश और डिस्काउंट या कैश और बैंक वाली, फिर बैंक कैश बुक बैंक और डिस्काउंट वाली, और फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश बैंक और डिस्काउंट वाली। और उसके बाद आती है पेटी कैश बुक, नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल, जो कि हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। राइट, चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें सीखनी है सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक is nothing more than a cash account. सिंपल कैश बुक कैश अकाउंट ही है। सिंपल, देखो इसकी एक डेबिट, इसकी एक क्रेडिट, डेट कॉलम, पैसे आने का जरिया, रिसीट नंबर, क्योंकि जब पैसे आपको मिलते हैं तो आप रिसीट काट के देते हो जिसने आपको पैसे दिए हैं, तो रिसीट का नंबर क्या है वो लिखेंगे। फिर लेजर फोलियो, यानी कि यहां से कैश बुक से आप लेजर में पोस्टिंग करोगे, तो जिस रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्टिंग करोगे उस लेजर का पेज नंबर, और फिर पैसे कितने आए, तो ये साइड है पैसे आने की।
फिर अगेन डेट, पेमेंट, किस चीज के लिए पेमेंट करी वो लिखेंगे हम। फिर वाउचर नंबर, जब आप पेमेंट करते हो तो आप वाउचर भरते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट है। जैसे रिसीट मिलने के लिए रिसीट नंबर होता है, वैसे पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर नंबर होता है। फिर जिस लेजर में पोस्टिंग करोगे पेमेंट की, उस लेजर का फोलियो, और फिर अमाउंट। ऐसे आप सारी रिसीट्स लिखते चले जाओगे, सारी पेमेंट्स लिखते चले जाओगे। एंड में आपके पास एक बैलेंस बचेगा जिसको आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। सर आपने यहीं पर क्यों लिखा बाय बैलेंस सीडी ही क्यों लिखा, आपने टू बैलेंस सीडी क्यों नहीं लिखा? अरे बच्चों, कैश एक एसेट है, कैश एक एसेट है, और एसेट के अंदर डेबिट का बैलेंस होता है। एसेट के अंदर डेबिट का बैलेंस होता है, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक, राइट। सर क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाए। लो फिर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। एक सिंपल कैश बुक बनाने को आपको सवाल बोल रहा है, तो फटाफट से अपनी कॉपी में ये वाला फॉर्मेट बना लो, फटाफट से ये फॉर्मेट बना लो, सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक। और हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी को कैश आपके पास 1200 रुपए पड़ा था, 1200 रुपए आपके पास कैश पड़ा था 1 जनवरी को। तो हमने बनाया फॉर्मेट, ऊपर लिखा कैश बुक, ये है डेबिट की साइड रिसीट, ये है क्रेडिट की साइड पेमेंट। क्या बोल रहा है? 1 जनवरी को आपके पास 1200 रुपए कैश पड़ा था, तो आप क्या लिखोगे? 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 रुपए, ये आपके पास पुराना पैसा पड़ा था, पिछले महीने का ओपनिंग बैलेंस। फिर राम से पैसे मिले 300, ये मिलने की साइड है, पैसे आने की साइड है, ये पैसे जाने की साइड है। तो हमें राम से पैसे मिले हैं, कितने मिले हैं सर? 5 जनवरी को 300 रुपये मिले हैं, तो हम लिखेंगे 5 जनवरी को टू राम, राम से पैसे मिले हैं कितने? 300 रुपये। ओके, नेक्स्ट 7 जनवरी को हमने रेंट पे कर दिया, 30 रुपए का रेंट पे किया हमने 7 जनवरी को, तो 7 जनवरी को हमने रेंट पे किया, पैसा गया बाय रेंट अकाउंट 30 रुपए। नेक्स्ट 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा पैसा आया, सेल का पैसा आया 300 रुपए 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी को टू सेल्स, 8 जनवरी को टू सेल्स 300 रुपए आए। फिर क्या कहता है? 10 जनवरी को शाम को पे किए हमने पैसे, 10 जनवरी को हमने 700 रुपए शाम को पे करे, तो 10 जनवरी को बाय श्याम अकाउंट 700 रुपए पे किए। ओके, नेक्स्ट 27 जनवरी को फर्नीचर खरीदा 200 रुपए का, तो 27 जनवरी को फर्नीचर खरीदा, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 200 रुपए का। फिर क्या बोलता है? सैलरीज पे करिए, एक गायब है यहां पर। 31 जनवरी को सैलरी पे करी है 100 रुपए की, तो 31 जनवरी को बाय सैलरी अकाउंट 100 रुपए सैलरी पे करी, खर्चा पैसे गया। फिर क्या कहता है? 31 जनवरी को रेंट इज ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी नॉट येट पेड। क्या कह रहा है? बड़े आराम से 31 जनवरी को कहता है पूरे जनवरी के महीने का जो किराया है
वो ड्यू तो हो गया है, इट इज ड्यू, रेंट इज ड्यू, बट हमने पे नहीं किया है। भाई अगर आपने रेंट पे नहीं किया तो क्या कैश गया? नहीं सर, कैश तो गया ही नहीं। एंट्री बताना क्या होती है? रेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? रेंट एक खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट 30 रुपए। क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया है तो आप कैश नहीं लिख सकते। क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया है आप कैश नहीं लिख सकते। आप क्या लिखोगे फिर? सर हम लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। क्योंकि हमने रेंट अभी पे नहीं किया है तो इस ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री बनती है वो है रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। क्या इसमें आपको कैश अकाउंट दिख रहा है? नहीं सर, इसमें तो कैश ना आया ना कैश गया। तो क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम कैश बुक के अंदर। क्योंकि कैश बुक में केवल पैसे आने की ट्रांजैक्शन और पैसे जाने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। ओके सर, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम टोटल लगाएंगे, और बच्चों टोटल हमेशा डेबिट का ही ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट पे मोर देन व्हाट यू हैव। अगर आपकी रिसीट 1800 रुपए है तो आप 1800 से ज्यादा तो पेमेंट कर ही नहीं सकते ना। इसका मतलब आपकी रिसीट साइड हमेशा पेमेंट साइड से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, छोटी तो हो नहीं सकती। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल पहले किया करो। ओके, अब इसका टोटल करो। ये टोटल कितना आ रहा है? 700, 800, 900, 1000, 1030। 1800 रुपए आपके पास आए, 1030 रुपए उसमें से खर्च कर दिया आपने, चले गए पेमेंट, तो आपके पास क्या बचा? सर हमारे पास 770 रुपए बचे। जो बच गया 31 जनवरी को वो क्या है? सर वो है बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन 770 रुपए, और टोटल 1800 और खत्म। बस लो जी, ये है आपकी सिंपल कैश बुक या फिर कैश अकाउंट, कोई खास फर्क तो है नहीं, ठीक है ना। तो सिंगल कॉलम कैश बुक हमने सीख ली। इसके बाद चलते हैं हम अपनी डबल कॉलम कैश बुक पे। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहां पर अमाउंट के 2 कॉलम है, डेबिट साइड पर भी, और अमाउंट के 2 कॉलम हैं क्रेडिट साइड पर भी, जिसमें से ये वाला कॉलम कैश इन, कैश के आने का कॉलम है, और ये वाला कॉलम कैश आउट का कॉलम है, ठीक है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो कैश गया। ये कॉलम है डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड यानी कि एक्सपेंस का कॉलम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और ये कॉलम है डिस्काउंट रिसीव्ड का, इनकम का कॉलम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ सेम है, डेट, रिसीट, रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश इन, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश आउट। अब यहां पर एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप इस कैश अकाउंट का तो टोटल भी करोगे और बैलेंस भी निकालोगे, और बैलेंस पक्का पक्का वहीं आएगा, बाय बैलेंस सीडी ही आएगा। इसका बैलेंस यहीं पर आने वाला है। जैसे आपका बैलेंस यहां पर आया था ना 770 कैश का, आपने टोटल भी करा डेबिट और क्रेडिट का, आपने टोटल करा और आपने ये वाला बैलेंस निकाला, है ना, डिफरेंस निकाल के। ये काम तो सेम टू सेम आप यहां पर भी करोगे कैश के अंदर, कैश के अंदर ये करोगे। कैश का टोटल यहां लगाओगे, कैश का टोटल यहां लगाओगे और कैश का बैलेंस यहीं पर निकलेगा।
यहाँ तो बैलेंस निकलेगा, यहाँ बैलेंस नहीं निकलेगा, बस बैलेंस यहाँ नहीं आ सकता, नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है। लेकिन 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 ये है डिस्काउंट अलाउड, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। दोनों अलग अलग अकाउंट है, एक खर्चे का अकाउंट है और एक कमाई का अकाउंट है। दोनों को आपस में सेट ऑफ थोड़ी कर सकते हो आप। भाई ये तो कैश आना, ये कैश जाना था, तो एक कैश आना है एक कैश जाना है, नेट करके बैलेंस निकल के आ गया। लेकिन एक खर्चा है डिस्काउंट अलाउड, एक इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड, इन दोनों को आप आपस में बैलेंसिंग नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे, इसका केवल और केवल टोटल लगाएंगे, बस टोटल ओनली। इस डेबिट डिस्काउंट अलाउड का टोटल लगाएंगे बस। ऐसे ही इस डिस्काउंट रिसीव्ड का भी टोटल लगाएंगे बस। ये कतई नहीं देखना कि मुझे इसको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग नहीं कर सकते ना, बिकॉज एक खर्चे का अकाउंट है एक कमाई का अकाउंट है। भाई यहां से डिस्काउंट अलाउड जो है वो डिस्काउंट अलाउड में पोस्ट होगा, और यहां से डिस्काउंट रिसीव्ड में पोस्ट होगा, या फिर डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड खर्चे में जाएगा पीएनएल में, और डिस्काउंट रिसीव्ड डायरेक्टली इनकम साइड ऑफ पीएनएल में जाएगा। आपस में दोनों सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं, बैलेंसिंग नहीं हो सकती है। तो यही केवल आपका डिफरेंस है डबल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। तो यहां क्या लिखा है, इन द डबल कॉलम कैश बुक कैश कॉलम इज बैलेंस्ड बट द डिस्काउंट कॉलम ऑन ईच साइड इज ओनली टोटल्ड। The total of the discount column on the debit side shows the total discount allowed to the customers and it is debited to discount allowed account। यहां से discount allowed account में posting होगी इसकी। And the total of discount column on the credit side shows the discount received and it is credited to the discount received account। तो यहां ये जो टोटल है, ये टोटल उठ के डिस्काउंट अलाउड की डेबिट पे जाएगा, और ये टोटल उठ के डिस्काउंट रिसीव्ड के खाते में जाने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको सिर्फ टोटल करते हैं, इसकी बैलेंसिंग नहीं करते हैं। ओके सर, ये है आपके पास एक क्वेश्चन कहता है 2 कॉलम कैश बुक बनाओ कैश और डिस्काउंट कॉलम के साथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपने एक डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। डबल कॉलम कैश बुक कौन सी, जिसमें एक कैश है और एक डिस्काउंट कॉलम है। इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है अपनी किताब में। तो फटाफट से ये जो कैश बुक है डबल कॉलम, इसका फॉर्मेट अपनी किताब में बनाइए ताकि हम सवाल शुरू करें। बना लिया? लो जी, मैंने भी बना लिया डबल कॉलम कैश बुक। तो लिख देते हैं ऊपर डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, ये डेबिट की साइड, ये क्रेडिट की साइड। रंग ले लेते हैं पीला और सवाल पढ़ते हैं। पढ़ो जी। कहता है गणेश जी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 22 विद 2000 रुपए एज कैपिटल। मिस्टर गणेश ने बिजनेस शुरू किया, 2000 रुपए कैश बिजनेस में लगाया। ठीक है, तो 1 अप्रैल को 2000 रुपए कैश बिजनेस में लगाया। तो 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट 2000 रुपए आया बिजनेस में, आया। ये जाने की साइड है, सिंपल है ना। आने की साइड डेबिट व्हाट कम्स इन, जाने की साइड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 2000 रुपए अभी हमारे पास आ गए हैं। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। 1 अप्रैल को परचेज किया फर्नीचर और कैश पे कर दिया 250 रुपए। तो 1 अप्रैल को फर्नीचर खरीद लिया 250 रुपए का। तो 1 अप्रैल बाय फर्नीचर 250। नेक्स्ट 2 अप्रैल को परचेज किए गुड्स। अब सामान खरीदा तो ऑब्वियसली बात है किससे खरीदा पता नहीं, कैश पे खरीदा होगा। तो एज्यूम कर लेंगे हम ये कि ये कैश पर ही खरीदा है, बिकॉज आपको सप्लायर का नाम अता पता नहीं दिया। तो आपने सामान खरीदा 500 रुपए का, तो बाय परचेजेस 500 2 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट 4 को आपने सामान बेचा 950 रुपए कैश आया। तो सामान बेचा 950 रुपए कैश आया टू सेल्स 950 रुपए।
5 अप्रैल को, ठीक, 4 अप्रैल, सॉरी 4 अप्रैल को। नेक्स्ट, पेड कैश टू राम मोहन 560 रुपये। राम मोहन को 560 रुपये पे किए, तो 5 अप्रैल को बाय राम मोहन अकाउंट 560 रुपये। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये है इकट्ठे, ये है इकट्ठा। क्या बोलते हैं, 6 अप्रैल को क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा 600 रुपये। कृष्णा ने 600 रुपये मुझे कैश दिया, और हम, और नहीं नहीं नहीं, गलत है यहाँ पे ना, कुछ गलती हो गई है। गलती ये हो गई है कि ये 5 अप्रैल होना चाहिए और ये कंबाइंड है, ठीक है ना, इसको साथ में पढ़ना, ये गलती है यहाँ पर, तो साथ में पढ़ना, ये 5 अप्रैल है, इसको ठीक करना अपने पास। हमने राम मोहन को 560 रुपीज कैश दिया और ही अलाउड डिस्काउंट, और उसने हमारे पैसे 10 रुपए डिस्काउंट में छोड़ दिए। हमने राम मोहन को 560 रुपए पे किए और उसने हमारे 10 रुपए डिस्काउंट छोड़ दिया, तो इसका मतलब हमारे 10 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड में भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि हमने राम मोहन को 570 रुपीज देने थे, जिसमें से हमने 560 दिए और उसने हमारे को 10 रुपए छोड़ दिए, तो उसने डिस्काउंट हमें दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए। तो हमने लिखा बाय राम मोहन 560 कैश पे किया, 10 रुपए हमारे छूट के पैसे बच गए। नेक्स्ट, 6 अप्रैल को क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा अलाउड डिस्काउंट। अब ये कंबाइंड एंट्री है। क्या बोल रहे हैं, हमें कृष्णा से 600 रुपीज मिले और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 20 रुपए, तो 6 अप्रैल को हम क्या लिखेंगे, टू कृष्णा। हमें मिले कितने, सर हमें मिले 600 और हमने छोड़ कितने दिए डिस्काउंट में, 20, तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम में हमने 20 लिख दिए क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया। 600 रुपए हमें उससे मिले, जैसे यहां था राम मोहन को हमने पैसे दिए थे 560 और उसने हमारे को 10 रुपए छोड़े थे, ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपए खर्चा किया हमने 7 अप्रैल को, पेटी एक्सपेंसेस, तो 7 अप्रैल को बाय पेटी एक्सपेंसेस। पेटी मींस स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे, 15 रुपए कैश चला गया। नेक्स्ट, फिर 8 अप्रैल को हमने कैश परचेज की, यानी कि सामान खरीदा 8 अप्रैल को, बाय परचेजेस कितना, 150। फिर क्या कहता है, पेड लेबर 13 अप्रैल को 1000 रुपये लेबर की पे करी, 13 अप्रैल को बाय लेबर अकाउंट 1000 रुपये पे किए। फिर क्या बोलता, पेड अली सन्स दे अलाउड डिस्काउंट, ये इकट्ठा है। हमने अली सन्स को पेमेंट करी 400 रुपए की और उन्होंने हमारे को 8 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 13 अप्रैल को बाय हरीसंस 400 रुपए की हमने पेमेंट करी और 8 रुपए का उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया। ओके, खत्म, सारी एंट्रीज हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी। अब हम क्या करेंगे, जब एक बार आपने सारा कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो देखो डिस्काउंट को तो सिर्फ टोटल करना है। डिस्काउंट का टोटल कितना आ रहा है, 20, खत्म, और कुछ नहीं करना। इधर भी डिस्काउंट रिसीव टोटल कितना आ रहा है, 18, खत्म। और ये डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये बराबर हों, अलग अलग हो सकते हैं। एक डिस्काउंट खर्चा है, एक डिस्काउंट कमाई है। अब इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करो कितना आ गया, 2000, 29, 35, 50। इधर भी 3550 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है। इधर का टोटल करते हैं, इधर का टोटल करते हैं,
250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400, इधर का जो टोटल आ रहा है वो है 2875। तो 3550 में से माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 675। ये क्या है सर? ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 675, ठीक है ना। और 30 अप्रैल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मंथ एंड लिखते हैं हमेशा, या पीरियड एंड। ये पीरियड कौन से महीना है? ये कौन सा चल रहा है? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल लिखा है ना यहाँ पर, अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने की आखिरी डेट पर हमने बैलेंसिंग करनी होती है, राइट। तो डिस्काउंट का केवल टोटल किया है, कैश को हमने टोटल और बैलेंस दोनों करा है यहाँ पर। तो हमने सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, कैश और डिस्काउंट वाली कर ली। इसके बाद आते हैं डबल कॉलम कैश बुक, लेकिन एक है कैश अकाउंट, दोनों तरफ कैश का आना, कैश का जाना, और दूसरी तरफ है बैंक में पैसे आना और बैंक से पैसे जाना। इसका मतलब ये भी डबल कॉलम कैश बुक है, पर इसमें कॉलम बदल गया। पिछले वाले में कैश के साथ डिस्काउंट के कॉलम थे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश के साथ। इस बार कैश के साथ डिस्काउंट नहीं है, बैंक का कॉलम है। तो ये भी डबल कॉलम कैश बुक है, कंटेनिंग कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम्स, ठीक है। अब कैश और बैंक है, इसका मतलब ये कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अब हम कोई कैश अकाउंट नहीं बना रहे होंगे और इसके अलावा कोई अब बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, कैश बुक के अंदर ही कैश और बैंक का कॉलम चल रहा है। तो क्या करेंगे? नॉर्मल यहां पर पोस्टिंग्स करते रहेंगे, यहां भी पोस्टिंग्स करते रहेंगे, यहां भी करते रहेंगे, यहां भी करते रहेंगे। एंड में क्या करेंगे? दोनों साइड्स का टोटल भी करेंगे और दोनों साइड की बैलेंसिंग भी करेंगे। मजे की बात बताऊं, बाय बैलेंस सीडी, कैश के लिए तो बैलेंस यहीं पर आएगा, कैश का बैलेंस तो यहीं पर आएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस कहीं भी आ सकता है। बैंक का बैलेंस यहां भी आ सकता है और बैंक का बैलेंस यहां भी आ सकता है। टू बैलेंस सीडी, बैंक का बैलेंस इन दोनों जगह पर आ सकता है। डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट, ओडी। तो बैंक नेगेटिव भी हो सकता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, बैंक पॉजिटिव डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, लेकिन कैश तो हमेशा एसेट ही होगा, तो कैश का तो डेबिट बैलेंस ही आएगा। तो आपने क्या करना है? दोनों की पोस्टिंग्स करनी है, दोनों की टोटलिंग करनी है, दोनों की बैलेंसिंग करनी है। कैश का बैलेंस तो वहीं पर आएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस दोनों जगह में से किसी भी जगह पर आ सकता है। पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस ओडी क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। अब जब आप कैश और बैंक डबल कॉलम कैश बुक की एंट्रीज करेंगे ना, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनफैक्ट वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी अप्लाई करेगा। तो जब भी ऐसी कैश बुक बनाओगे जिसमें कैश प्लस बैंक दोनों होंगे, ऐसी कैश बुक जिसमें कैश अकाउंट भी है और बैंक कॉलम भी है, उसके अंदर ये आपको टॉपिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। पहला क्या है? कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है समझो। कॉन्ट्रा एंट्री होती है ऐसी एंट्री जिसमें कैश प्लस बैंक दोनों हो। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? ऐसी एंट्री जिसके अंदर कैश प्लस बैंक दोनों हो, जैसे कि कैश डिपॉजिट इन बैंक। हमने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, बोलो इसकी एंट्री क्या बनेगी? हाँ सर हमें आती है। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000, बैंक में पैसे जमा कर दिए, कैश
कम हो गया, कैश चला गया। अब देखो इस एंट्री के अंदर क्या है, कैश और बैंक दोनों हैं, तो जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों होते हैं उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। एक और देखो, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, फीस 500, 500 रुपये बैंक से विड्रॉ किए। अब 500 रुपये अगर बैंक से विड्रॉ करोगे तो एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें भी देखो कैश और बैंक दोनों हैं, आई बात समझ में। तो ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों होते हैं एक ही साथ में, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब देखो इस एंट्री को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना, इस एंट्री को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और हम जिस कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें कैश भी है बैंक भी है, डबल कॉलम कैश बुक है। तो रिकॉर्ड कैसे होगी, ये रिकॉर्ड होगी ऐसे, मैं यहां पर दिखाता हूं फॉर्मेट में। ये हमारा फॉर्मेट था ना, हम इसको यहां पर रिकॉर्ड करके देखते हैं। हम इस फॉर्मेट में कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करके देखते हैं। लो जी, एंट्री क्या है, बैंक डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट तो बैंक में लिखना पड़ेगा 1000। क्या किया हमने, बैंक डेबिट, बैंक को पोस्ट कर दिया, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश पोस्ट हो गया बैंक में। लेकिन कैश अकाउंट में भी तो पोस्टिंग होगी ना, कैश को क्रेडिट भी तो करना है बाय बैंक, कैश को क्रेडिट भी तो करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक। कैश को क्रेडिट भी तो करना है, ये देखो, तो एंट्री तो एक ही है, बैंक टू कैश, एक ही एंट्री है बैंक टू कैश, लेकिन वो दोनों जगह पोस्ट हो रही है, दोनों जगह पोस्ट हो रही है। बैंक में पैसे आए, कैश में से निकल के, तो आप देखो कैश कम हो गया, कैश में से पैसा निकल गया, और बैंक बढ़ गया, बैंक में पैसा आ गया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसीलिए यहां पर हम एक लेजर फोलियो के अंदर सी लिख देते हैं, कॉन्ट्रा। इसका मतलब यह है कि ये जो बैंक टू कैश की एंट्री है ना, इसका डेबिट और क्रेडिट पोस्टिंग, डेबिट और क्रेडिट पोस्टिंग इसी कैश बुक के अंदर ही समा गई है, खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इस एंट्री को किसी और लेजर में आप नहीं ढूंढ पाओगे। इस एंट्री का जो डेबिट है और इस एंट्री का जो क्रेडिट एस्पेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट होता है ना हर ट्रांजैक्शन का, डेबिट और क्रेडिट, इस एंट्री का डुअल एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट इसी कैश बुक के अंदर ही खत्म हो गया है। इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया, अब आपको किसी और अकाउंट में जाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपने लेजर फोलियो कॉलम के अंदर सी लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों पोस्टिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हैं, कॉन्ट्रा हैं, ठीक है, राइट, ओके। सर एक और एंट्री भी तो थी जो आपने लिखी थी, ये वाली कैश विड्रॉन। हाँ, इसको भी अगर मैं कैश बुक में पोस्ट करूंगा, इसको भी अगर मैं कैश बुक में पोस्ट करूंगा तो कैसे पोस्ट होगी, पहले कैश की डेबिट पर डालना पड़ेगा टू बैंक, पहले कैश की डेबिट पर डालना पड़ेगा टू बैंक, कैश की डेबिट में 500, कैश आया, और फिर बैंक की क्रेडिट पे डालना पड़ेगा, बैंक को क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा बाय कैश, बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा बाय कैश, बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक कॉलम 500। तो क्या हुआ, बैंक से पैसे निकल के कैश में आ गए, बैंक से पैसे निकले और कैश कॉलम में आ गए, तो बैंक कॉलम कम हो गया, बैंक का बैलेंस घट गया, कैश बढ़ गया,
कैश में पैसे आ गए। अब अगेन डेबिट इफेक्ट भी इसी कैश बुक के अंदर खत्म हो गया और क्रेडिट इफेक्ट भी इसी कैश बुक के अंदर खत्म हो गया। तो ये एंट्री का भी दोनों डेबिट क्रेडिट इफेक्ट इसी में खत्म हो गए। तो इसके आगे भी हम कॉन्ट्रा लिख देंगे लेजर फोलियो के अंदर। ये दोनों भी पोस्टिंग एक दूसरे के कॉन्ट्रा हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक है उसमें भी होगी और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी होगी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी होगी क्योंकि उसमें भी कैश और बैंक कॉलम होता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री इसी तरीके से पोस्ट होगी, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश। ठीक है, यहीं पर समझा दी मैंने आपको। इसके बाद आता है सेकंड, इसके बाद आता है सेकंड काम जो हमें सीखना है, वो है कि कई बार हमें चेक मिलता तो है, याद है ना, एक कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं, वो कस्टमर हमारे को चेक दे देता है। मान लो राम ने मुझे 5,000 रुपए देने हैं, राम मुझे कैश नहीं देता, चेक दे देता है, तो मेरे पास चेक आया। अगर वो चेक मैं सेम डेट पर बैंक में डाल दूंगा, अगर वो चेक मैं सेम डेट पर बैंक में डाल दूंगा, जैसे कि राम पेड अस ₹1,000 बाय चेक। मान लो 1 जनवरी को 2024 को राम ने हमारे को 1,000 रुपए चेक के थ्रू पेमेंट करी, हमारे पास चेक आया और सवाल आपको ये लिख दे, द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। क्या कह रहा है? राम ने मुझे 1,000 रुपए का चेक दिया और ये चेक उठा के हमने बैंक में जमा कर दिया सेम डेट पर। 1 जनवरी को चेक मिला, 1 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी बैंक में पैसा आ गया, बैंक रिसीवर, क्योंकि मैंने बैंक में चेक जमा कर दिया 1,000। देने वाला कौन? राम। देने वाला कौन? राम। इसका मतलब जब मैं डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा या फिर मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा जिसमें बैंक कॉलम होगा, जिसमें बैंक कॉलम होगा, है ना। डबल कॉलम में कैश के साथ बैंक हो, ट्रिपल में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों होते हैं, तो मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। तो मैं इस एंट्री को कैसे पोस्ट करूंगा? सिंपल, मैं क्या बोलूंगा? बैंक में पैसा आया टू राम, तो मैं लिखूंगा 1 जनवरी को टू राम, बैंक में पैसा आ गया, खत्म बात। ओके है ना। मुझे राम ने चेक दिया, मैंने चेक बैंक में जमा किया, मैंने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लो यहां पर यह लिखा हो राम पेड अस 1,000 बाय चेक एंड द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट ऑन द सेम डे, ये ना लिखा हो, पर ये लिखा हो इट इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 5th जनवरी, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? मतलब हमें चेक मिला राम से किसी डेट पर 1 जनवरी और हमने वो चेक उठा के बैंक में जमा करा किसी और डेट पर 5 जनवरी, सेम डेट पर जमा नहीं किया। तो मैं ये नहीं कर सकता ना, क्योंकि 1 जनवरी को तो मेरे बैंक में पैसा आया ही नहीं ना, मैंने चेक कहाँ जमा कराया? बैंक में। तो क्या होगा? फिर एंट्री बदल जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? एक सेकंड रुको जरा। फिर क्या होगा अगर मैं सेम डेट पर चेक रिसीव और जमा नहीं करता? फिर क्या होगा? फिर देखो 1 जनवरी को ये होगा, जब मेरे को चेक मिलेगा 1 जनवरी को जब मुझे चेक मिलेगा तो मैं चेक इन हैंड ट्रीट कर सकता हूं, तो मैं एंट्री करूंगा चेक इन हैंड, CIH, चेक इन हैंड, डेबिट टू राम,
1000। जब मुझे राम ने चेक दिया, वो चेक मेरे हाथ में है, बैंक में तो गया नहीं ना, तो चेक मेरे हाथ में है, चेक इन हैंड, डेबिट टू राम। ये मैं 1 तारीख को एंट्री करूंगा जब मुझे राम से चेक मिलेगा। सेकंड, 5 जनवरी को जब मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, 5 जनवरी को जब मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तब मैं बोलूंगा बैंक रिसीवर, बैंक के पास चेक पहुंच गया। टू, जो मेरे हाथ में चेक इन हैंड था वो चला गया। टू चेक इन हैंड। तो क्या होगा, ये जो चेक इन हैंड है, ये चेक इन हैंड यहां पर बंद कर दूंगा मैं। पहले चेक इन हैंड ओपन किया, अब चेक इन हैंड क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहले ये डेबिट हुआ, अब ये क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। टू चेक इन हैंड, ठीक है। तो पहले जो डेबिट हुआ, अब उसको क्रेडिट करा और चेक इन हैंड अकाउंट बंद हो गया। आई बात समझ में। तो जब चेक सेम डेट पर बैंक में जमा नहीं करते, तो पहले उसको चेक इन हैंड ट्रीट करते हैं और बाद में वो चेक बैंक में जाता है तो चेक इन हैंड डिपॉजिट होता है। अब देखो, क्या मैं इसको यहां पर रिकॉर्ड कर सकता हूं? एंट्री क्या है? चेक इन हैंड टू राम। ना भाई इस एंट्री में कैश है तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ना ही इस एंट्री में बैंक है, रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर में जाएगी, जनरल जर्नल में जाएगी, है ना। तो ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। 5 तारीख को ये एंट्री रिकॉर्ड होगी, हाँ, बैंक टू चेक इन हैंड। तो 5 जनवरी को टू चेक इन हैंड हम इसको बैंक में रिकॉर्ड कर लेंगे 1000। तो 2 एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं आपको अगर सेम डेट पर चेक बैंक में जमा नहीं किया गया तो, ठीक। तो चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब कई बार कई बुक्स ऐसा बोलती हैं, देखो, मान लो 1 जनवरी को चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹1000 डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक ऑन 5th जनवरी। कई बुक्स ऐसा भी बोलती हैं और आपका मॉड्यूल भी ऐसा बोलता है ना। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग स्टेट बोर्ड्स दिए होंगे, कुछ ने सीबीएसई दिए होंगे, कोई किस टीचर से पढ़ा है, कोई किसी टीचर से पढ़ा है, कोई किसी किताब से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है। तो कुछ लोगों को चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट समझ आता होगा, उनको मैंने चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट समझा दिया, जो आपको वहां पर चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ लोगों को चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया है तो उनको कुछ और समझाते हैं। उनको क्या बोलते हैं कि जब चेक रिसीव होता है राम से, कैश बुक में जब चेक राम से रिसीव होता है, किसी एक डेट पर हम उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं? तो पहले 1 जनवरी को उसको हम कैश ट्रीट कर लेते हैं। अगर 1 जनवरी को हमें जो राम से चेक मिला वो हम बैंक में सेम डेट 1 जनवरी को डिपॉजिट नहीं करते ना, तो हम उसको बैंक में नहीं डाल सकते उस चेक को, तो हम उसको कैश में डाल देते हैं, कैश में रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद जब 5 जनवरी को हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम मान लेंगे कि ये जो कैश है ना ये बैंक में चला गया, तो कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे। यानी कि 5 जनवरी को हम एंट्री पास करेंगे बाय बैंक, कैश में से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैश नलीफाई हो गया, कैश में से निकल गया, और 5 जनवरी को बैंक में डाल देंगे। तो ये काम भी कर सकते हो आप कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू।
आपकी चॉइस है। तो क्या बोला, जिस दिन चेक मिला उस दिन हम उसको कैश ट्रीट कर लेंगे, कैश कॉलम में डाल देंगे, और जिस दिन हमने बैंक में जमा किया उस दिन हम इस कैश की कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे। ये कैश में निकल गया और बैंक कॉलम में आ गया। इफेक्ट सेम ही है। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है, अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है, ये इससे कैंसिल हो गया। एक ही बार बैंक में आया ना 1000, और जो हमने किया था पीछे वो भी ऐसा ही था, एक ही बार बैंक में आया है ना। वो चेक इन हैंड तो पोस्ट हुआ नहीं था, ये वाली एंट्री तो हमने पोस्ट ही नहीं करी क्योंकि इसमें कैश और बैंक नहीं है। हमने केवल ये वाली एंट्री पोस्ट करी थी यहां पर टू चेक इन हैंड से। तो सेम है इफेक्ट। तो यहां पर हमने लिखा है कि जब आपको चेक डिपॉजिट नहीं करते आप सेम डेट पर, तो आप दो तरीके से उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। एक, या तो पहले आप उसको कैश ट्रीट कर लो, या फिर या तो उसको आप पहले कैश ट्रीट कर लो और बाद में कॉन्ट्रा डाल देना, या फिर आप चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, जो मैंने आपको ये चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट सिखाया था। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चेक इन हैंड, CIH। आपकी चॉइस है, डू इट एज यू लाइक, कोई हार्ड एंड फास्ट कंपल्शन नहीं है। आपको जो चीज पसंद आती है आप वो रिकॉर्ड कर लो, बोथ आर करेक्ट। लो जी, तो या तो कैश ट्रीट कर लो पहले बाद में कॉन्ट्रा, या फिर चेक इन हैंड ट्रीट कर लेना। आगे तीसरा केस, चेक नॉट डिपॉजिटेड बट एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर लेटर। कई बार क्या होता है, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी सीखा होगा एंडोर्समेंट। कई बार क्या होता है, हमारे को चेक मिला, हम वो बैंक में डिपॉजिट ना करके हम वो चेक उठा के अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर देते हैं, है ना, इसका चेक उसको दे देते हैं। फिर क्या होगा, इसमें भी दो केस हैं, इसमें भी दो केस हैं। जैसे कि 1 जनवरी को रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम राम। राम से मुझे 1 जनवरी को 1000 रुपए का चेक मिला, और 5 जनवरी को एंडोर्स्ड द अबव चेक इन फेवर ऑफ मोहन। हमने क्या किया, हमें राम से चेक मिला 1000 रुपए का, हमने वो चेक 5 तारीख को उठा के मोहन को दे दिया क्योंकि हमने मोहन की पेमेंट करनी थी। अब क्या करेंगे, अब इसके भी दो तरीके हैं, इसके भी दो तरीके हैं। पहले मैं वो तरीका दिखाता हूं जो ज्यादा लॉजिकल है। पहले मेरा वाला तरीका, फर्स्ट ऑप्शन, जो ज्यादा लॉजिकल लगती है वो क्या है, जब मुझे राम से चेक मिला तो मैं उसको चेक इन हैंड ट्रीट कर लेता हूं। 1 जनवरी को मैं लिखूंगा चेक इन हैंड डेबिट 1000 टू राम। देने वाला कौन, राम। मेरे पास चेक आया, अभी वो जो चेक आया मेरे पास वो मेरे हाथ में पड़ा है क्योंकि मैंने बैंक में डिपॉजिट किया नहीं, तो चेक इन हैंड है वो। तो चेक इन हैंड टू राम, ये मैंने 1 तारीख को एंट्री पास कर दी। फिर 5 तारीख को मैं एक और एंट्री पास कर दूंगा। जब मैं यही चेक उठा के मोहन को दूंगा तो मैं एंट्री पास कर दूंगा मोहन अकाउंट डेबिट टू, ये चेक इन हैंड चला गया, टू चेक इन हैंड अकाउंट, खत्म। क्या ये चेक कभी बैंक में गया मेरे, नहीं, मैंने तो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है। मैंने तो राम से चेक लिया एक हाथ से और यही चेक दूसरे हाथ से मोहन को दे दिया। मेरे बैंक में तो ये कभी भी गया ही नहीं है ना। तो मैंने सिंपल एंट्री पास करी, चेक जब रिसीव हुआ चेक इन हैंड टू राम, और यही चेक जब उठा के मोहन को दे दिया तो मोहन टू चेक इन हैंड, खत्म होगी बात। अब क्योंकि इसके अंदर ना कैश है ना बैंक है, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों एंट्रीज, ये दोनों की दोनों एंट्रीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसको रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कैश बुक में, क्योंकि इन दोनों एंट्रीज में ना कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है ना बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी आपने। तो सर इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल
प्रॉपर में, या वो जो प्यारा सा जर्नल अपना जनरल जर्नल उसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है, जो आपकी बुक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। ऑप्शन 2, आपका मॉड्यूल बोलता है कि जब तेरे को चेक मिला राम से, ठीक, और वो चेक तूने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तू आगे जाके इसको एंडोर्स कर देगा, तो पहले उसको कैश ट्रीट कर ले, पहले उसको कैश ट्रीट कर ले। ये देखो क्या बोलता है, द चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड but endorsed is first recorded in cash column and then payment entry from cash column can be passed। तो कहता है तू एक काम कर, 1 जनवरी को जब तुझे राम ने चेक दिया तो तू एंट्री पास कर दे, कैश डेबिट टू राम, कैश डेबिट टू राम, ये एंट्री पास कर दे। एज्यूम कर ले कि वो कैश है तेरे हाथ में, और फिर 5 तारीख को जब तू ये चेक उठा के मोहन को देगा तो एंट्री पास कर दे, मोहन टू कैश। इसका मतलब कि ये जो चेक आपने रिसीव किया है इसको कैश ट्रीट कर लो, इसको कैश ट्रीट कर लो। हमने क्या ट्रीट किया था, चेक इन हैंड। जब हम ये करेंगे तो कैश बुक में एंट्रियां ही नहीं पास करेंगे, हम लोग जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास करेंगे। लेकिन एक और तरीका भी है, पहले इसको कैश ट्रीट कर लो कि कैश आया, बाद में कैश चला गया मोहन को, ऐसा ट्रीट कर लो। इसका मतलब जब आप कैश बुक बनाओगे कैश बैंक, कैश बैंक, तो जो हमारा वाला केस है ऑप्शन 1, वो तो कैश बुक में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब हमारी कैश बुक में ऑप्शन 1 जा ही नहीं सकती है, खत्म होगी बात ऑप्शन 1 की। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 ले रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले 1 तारीख को जब राम से चेक मिला उसको कैश में ट्रीट करना। इसका मतलब 1 तारीख को टू राम चेक को कैश में ट्रीट करना, चेक मिला है कैश में ट्रीट करना 1 तारीख को। और जब 5 तारीख को आप ये चेक एंडोर्स कर दोगे मोहन को, तो फिर आप यही 5 तारीख को चेक दे दो मोहन को कैश कॉलम से। तो पहले आपने इसको कैश ट्रीट किया, कैश आया ऐसा मान लिया आपने, और बाद में यही कैश आपने मोहन को दे दिया। ये है ऑप्शन 2 का एडजस्टमेंट। अगर आप इसको पहले कैश ट्रीट करते हो तो फिर कैश पेमेंट ट्रीट कर लेना, और अगर आप इसका ऑप्शन 1 लेते हो तो ऑप्शन 1 में आप इसको पोस्ट ही नहीं करोगे कैश बुक के अंदर। चॉइस आपकी है, बोथ विल गिव द सेम सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखा है कि पहले आप इसको कैश कॉलम में रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर लो और फिर इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर लेना, या फिर आप इसको चेक इन हैंड ट्रीट कर लेना और बाद में एंडोर्समेंट की एंट्री भी चेक इन हैंड अकाउंट से कर लेना। आपकी चॉइस है, ठीक है, ओके। तो जब भी कैश और बैंक दोनों चलेंगे साथ में तो हम किस तरह से चेक रिसीव करने की एंट्री, चेक बैंक में जमा करने की एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्समेंट की एंट्री कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। डबल कॉलम कैश बुक में भी सेम होगा और ट्रिपल में भी सेम होगा। ट्रिपल में भी तो कैश और बैंक दोनों है ना, तो कॉन्ट्रा एंट्री भी कैश और बैंक की सेम रहेगी, डबल कॉलम में भी और ट्रिपल कॉलम में भी। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट, उसकी भी एंट्री डबल में भी सेम रहेगी, ट्रिपल में भी सेम रहेगी। चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, उसका भी एडजस्टमेंट ट्रिपल में भी और डबल में भी सेम रहेगा। ट्रिपल कॉलम में क्या है, डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश बैंक। करना क्या है, डिस्काउंट का बस टोटल करना है, डिस्काउंट का बस टोटल करना है, लेकिन कैश और बैंक की बैलेंसिंग दोनों तरफ करनी है। कैश का तो आंसर यहीं पर आएगा,
है ना, एसेट है। तो कैश क्योंकि एक एसेट है इसीलिए इसका बैलेंस तो यहीं पर आएगा। बैंक का बैलेंस यहां भी आ सकता है और बैंक का बैलेंस यहां भी आ सकता है। यहां पर आएगा तो वो ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और यहां पर आएगा तो वो पॉजिटिव बैलेंस माना जाएगा, बस। यानी कि एसेट माना जाएगा, यहां पर आ गया तो ओवरड्राफ्ट मींस लायबिलिटी माना जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड विल ओनली बी टोटल, दे आर नॉट बैलेंस्ड। ठीक है जी। लो जी, अब आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक ऐसी कैश बुक बनाओ जिसमें डिस्काउंट के साथ बैंक कॉलम है। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, और चेक को पहले कैश में रिसीट मान के ट्रीट करना। चेक को पहले कैश में मानना, ठीक है। तो क्या हम डिस्काउंट और बैंक कॉलम की, डिस्काउंट और बैंक कॉलम, डिस्काउंट और बैंक कॉलम, एक सेकेंड, ट्रिपल कॉलम बनाना है आपने, ट्रिपल कॉलम, ठीक है ना। एक ऐसी कैश बुक बनाओ अलोंग विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स। क्वेश्चन कहता है चेक्स को पहले कैश ट्रीट करना। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अगर हमारी मर्जी है वो हम कैश ट्रीट करना चाहें या ना चाहें, इट इज आवर चॉइस। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं, या तो आप चेक को पहले कैश ट्रीट कर लो और फिर उसको कैश पेमेंट या कॉन्ट्रा के थ्रू एडजस्ट कर लेना, या फिर आप चेक इन हैंड ट्रीट कर लेना। इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। लो, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है आप एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाओ। तो हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना दी। अब सबसे पहले चंद्रिका कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू किया है कैश से 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को टू कैपिटल 20,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक 19,000, 19,000 रुपए हमने बैंक में कैश जमा कराया कॉन्ट्रा। 3 जनवरी को हमने बैंक में 19 जमा करा दिए। तो बाय कैश, सॉरी बाय बैंक कैश में से निकल गए 19,000, और 3 जनवरी को टू कैश बैंक में आ गए 19,000। हमारे पास 20,000 थे, इसमें से 19,000 निकल गए और वो बैंक में आ गए। तो अल्टीमेटली बैंक में, सॉरी बैंक में 19,000 रुपए आ गए और कैश का बैलेंस 1,000 रुपए रह गया। यही हुआ ना, 20 थे, 19 कैश में से निकल गए और बैंक में 19,000 आ गए। तो अल्टीमेटली कैश का बैलेंस कितना रह गया? 1,000 रुपए, राइट। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी 600। सुनो, हमें चेक मिला। जब भी आपको चेक मिलेगा ना, जब भी आपको चेक मिलेगा, जरूर देखना आगे जाकर उस चेक का क्या हुआ। आगे देखो क्या लिखा है, चेक रिसीव किया है 600 रुपए 4 जनवरी को, और 7 जनवरी को ये चेक बैंक में गया है। क्या हुआ? 4 तारीख को चेक मिला, 7 तारीख को बैंक में डिपॉजिट किया। अब आपकी चॉइस है, आप इसको पहले कैश रिसीट ट्रीट कर सकते हो, जो यहां लिखा है चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। पहले आप कैश रिसीट ट्रीट कर सकते हो और फिर बाद में जब पेमेंट बैंक में गई तो कॉन्ट्रा ट्रीट कर लेना, है ना। या फिर आप चेक इन हैंड से ट्रीट कर सकते हो। तो हम इसको, जैसा क्वेश्चन ने मुझे बोला मैं वैसे कर लेता हूं। मुझे कीर्ति से 600 रुपए चेक मिला 4 तारीख को, तो 4 तारीख को टू कीर्ति 600 रुपए में जो चेक तो मिला पर बैंक में थोड़ी गया, तो माइंड इट, हम इसको कैश में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़े ध्यान से, हम इसको कैश में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें जो चेक मिला हमने सेम डेट बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो इट इज फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश। अब 7 तारीख को
मैं ये उठा के बैंक में डाल दूंगा, तो बाय बैंक मेरे कैश में से निकल गया और मेरे बैंक में आ गया टू कैश। 7 तारीख को क्या करूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। 7 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। तो देखो ना, कैश कॉलम कैंसिल हो गया, बैंक में ये चेक आ गया। तो पहले कैश ट्रीट किया, बाद में कॉन्ट्रा से एंट्री पास कर दी, जैसे हमें क्वेश्चन ने बोला था। या फिर हम चेक इन हैंड से भी ट्रीट कर सकते थे, चॉइस आपकी थी, कोई बात नहीं। चेक इन हैंड ट्रीट करते तो 4 तारीख की कोई एंट्री होती नहीं। अगर चेक इन हैंड ट्रीट करता ना मैं चेक इन हैंड, तो ये वाली एंट्री होती ही नहीं, ये वाली एंट्री फिर मैं करता ही नहीं, ये भी एंट्री ना करता, फिर मैं फिर सीधा ये एंट्री करता, टू चेक इन हैंड 600। अगर मैं इसको चेक इन हैंड ट्रीट करता तो मैं 4 तारीख की भी एंट्री ना पास करता, 7 तारीख को मैं ये कॉन्ट्रा वाला काम भी ना करता, मैं सीधा 7 तारीख को एंट्री पास करता, टू चेक इन हैंड, बैंक में आ गया, अगर मैं चेक इन हैंड से ट्रीट करता। ठीक है, पर मैंने तो चेक इन हैंड से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, तो हमने जो किया हम उसको वापस रिटेन कर लेते हैं। चलो, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दस तारीख को पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक 330, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 20 रुपये। हमने रतन को पेमेंट करी है 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को बाय रतन एंड कंपनी अकाउंट चेक से पेमेंट करिए, 330 बाय चेक, और 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो 20 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया, 330 रुपये मैंने चेक से पेमेंट कर दी। फिर त्रिपाठी पेज इनटू बैंक अकाउंट 475, त्रिपाठी ने हमारे को पैसे देने थे, हमारा कोई डेटर होगा, उसने डायरेक्टली बैंक में 475 रुपये जमा करवा दिए, कोई बात नहीं। तो 12 जनवरी को 475 रुपये, 12 जनवरी को 475 रुपये त्रिपाठी ने दिए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। क्या लिखा है, त्रिपाठी ने हमें बैंक में पैसे दिए, तो हमने पैसे रिसीव किए 475। ओके, देन रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम वार्षी अलाउज हिम अ डिस्काउंट। अब हमें रिसीव हुआ ना फिर से चेक वार्षी से, अब हमें ये देखना पड़ेगा इस चेक का क्या हुआ। आगे देखो क्या बोलता है, ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th। यहां भी जो चेक मिलेगा, ये भी जो चेक मिला, ये हम इस दिन जमा करवाएंगे। तो इसका मतलब पहले जो वार्षी से हमें चेक मिला वो हम कैश में ट्रीट करेंगे, ये जो चेक मिला हम इसको कैश ट्रीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश। तो वार्षी से हमें चेक मिला है लेकिन हम कैश ट्रीट करेंगे 450 रुपये 15 जनवरी को, टू वार्षी 450 रुपये कैश ट्रीट किया, और हमने डिस्काउंट दिए 35 रुपये। अभी याद रखना ये कैश है, सॉरी ये चेक है ट्रीटेड एज कैश, ये चेक है ट्रीटेड एज कैश, तो अल्टीमेटली इट हैज टू गो इनटू बैंक। ठीक है, फिर 20 जनवरी को रिसीव्ड कैश 75 फॉर कैश सेल्स एंड अ चेक 100 फॉर कैश सेल। अगेन इस चेक को भी हम क्या ट्रीट करेंगे, कैश, इसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे, कैश। तो 175 रुपये सेल का आया 20 जनवरी को, टू सेल्स 175। अब इसमें भी याद रखना 100 रुपीज चेक है और 450 भी चेक है, जो अल्टीमेटली इधर बैंक में जाना चाहिए, है ना, क्योंकि चेक है कैश में लिखा हुआ है अभी, तो अल्टीमेटली इट हैज टू गो इनटू बैंक। तो हमारे पास 450 रुपीज का एक चेक प्लस 100 रुपीज का एक और चेक, मतलब 550 रुपीज के 2 चेक्स हैं जो अभी हमने कैश कॉलम में डाले हुए हैं, याद रखना इसको। आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन,
अब कहते हैं 25 जनवरी को ही पेज इन टू बैंक इंक्लूडिंग द चेक्स ऑन 15 एंड 20 1,000 रुपये। कहते हैं हमने अब 1,000 रुपये बैंक में जमा कराए हैं, जिसमें ये जो पुराने 2 चेक हैं 450 वाला चेक और ये 100 वाला चेक इंक्लूड है, जिसमें 450 और 100 वाला चेक इंक्लूड है। तो हमने टोटल 1,000 रुपये जमा करवाए बैंक में, जिसमें 550 के तो चेक ही जमा कराए हैं। इसका मतलब 450 रुपये कैश डिपॉजिट हुआ है, बाकी तो चेक गए हैं। कोई बात नहीं, अभी तो सारा का सारा मेरा कैश कॉलम में ही पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दूंगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 25 तारीख को बाय बैंक 1,000 रुपये मैं कैश निकाल दूंगा और वो 1,000 रुपये मेरे बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे टू कैश, और लिख दूंगा कॉन्ट्रा। अब ये 450 इसके अंदर आ गया और इसमें से भी 100 इसके अंदर चला गया। अल्टीमेटली इट हैज टू गो इनटू द बैंक ना। वो जो 550 रुपये के चेक थे वो इसके अंदर आ गए और बाकी 450 रुपये मेरा कैश निकल गया एक्स्ट्रा। ठीक है, हो गई एंट्री पास, खत्म। अब क्या कहता है 27 को ही पेज फॉर परचेजेस 275 रुपये की परचेज करी है कैश में। तो 27 जनवरी को बाय परचेज 275 रुपये कैश में करी है, 275 रुपये कैश में करी है। ठीक, लास्ट ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश 50 रुपये 30 तारीख को बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपये इन कैश, खत्म। लो जी, अब क्या करेंगे सर, डिस्काउंट का तो केवल टोटल ही करते हैं। फिनिश, फिनिश। कैश हमेशा डेबिट बड़ा होता है ना, कैश का हमेशा डेबिट बड़ा होता है, पर डेबिट बड़ा लग नहीं रहा, क्या लग रहा है, चलो देखते हैं। 20,000 और कितना हो गया ये, 600, 450 और 175, 21,225। उसमें से ये माइनस कर देंगे 19,600, 1,000, 275, 50, 300 बच गए। तो यहाँ लिखेंगे 31 जनवरी को बाय बैलेंस CD कैश बच गया 300 रुपये, टोटल आ गया 21,225। ठीक, कैश भी कंप्लीट हो गया। अब बैंक डेबिट साइड बड़ी आ रही है बैंक की, 19,000 प्लस 600 प्लस 475 प्लस 1,000, 21,075, 21,075, 330 रुपये माइनस कर दो, 20,745। तो ये है जी हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, आई बात समझ में, राइट? तो आई होप आपको कैश बुक, सिंपल कैश बुक जो कि एक कैश अकाउंट है वो बनाना आ गया। आपको डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट एंड कैश, विद बैंक एंड डिस्काउंट, विद कैश बैंक बनाना आ गया। और आपको एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम्स के साथ बनानी आ गई। मोटे तौर पर आपको बातें याद रखनी है। अगर कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो वो कैसे पोस्ट होगी दोनों तरफ, ये याद रखना है। अगर चेक रिसीव होता है और बाद में डिपॉजिट होता है सम अदर डेट पर, तो वो आपको याद रखना है। और अगर आप चेक रिसीव करके एंडोर्स करते हो तो किस तरह से आप उसको पहले कैश ट्रीट करके या चेक इन हैंड ट्रीट करके यूज कर सकते हो। ये जो चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट है, या पहले कैश ट्रीट करके बाद में कैश पेमेंट कर लेना, ये आपकी चॉइस है, कैसे करना है इट इज ऑन यू। लेकिन अगर सवाल आपको ये बोल दे कि पहले इसको कैश ट्रीट करो, जैसे हमारे इस क्वेश्चन ने बोला कि चेक इन हैंड की बात मत करो, कैश ट्रीट करने के बाद
चेक को फिर कैश से ही पे करना, तो फिर आपको वैसा करने पड़ेगा जैसा आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करेगा। फिर आप चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अदरवाइज इट इज ओके कि आप कैश ट्रीट करके कैश में पेमेंट कर दो, या फिर आप पहले चेक इन हैंड ट्रीट करके चेक इन हैंड से एडजस्टमेंट कर लो। इट इज योर चॉइस। तो एक काम करना, अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, होपफुली आपसे कैश बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलता हूं मैं आपको विद पेटी कैश बुक। तब तक के लिए बाय।